माँ शारदा की आराधना और उससे कार्यक्रम की शुरुआत। आए माँ भगवती के चरणों में अपनी भेंट प्रस्तुत करें। जय 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 हे शारद मैया, नैया कर दो पार। और महिमा परन महान महिमा वर्ण न जात, सात पुरियों में है ये महान।
और जन्मे मुंशी प्रेमचंद जी, वही था उनका था। अमर कथा सम्राट कहाए, अमर कथा सम्राट कहाए, बुद्धि ज्ञान की खान। और उनकी एक एक कृति छोड़ती अपनी एक पहचान। भारत के दरिया तो मंत्र है उनकी ऐसी कहानी, मंत्र है उनकी ऐसी कहानी सुजन, और जीवन जीने की शैली बढ़ाती हमें, और जीना अपने लिए। कहानी आज यहाँ दर्शा। धन्यवाद। इसके बाद भारत की एक लुप्त प्राय विधा लेकर के नट नर्तन मास्टर मुकुंदलाल बैरागी, मैं कहानी से आगे बढ़ाऊंगा। पर एक हमारे प्रोफेसर सुख साहब बैठे हैं। एक कहावत है कि बैरगिया नाला जुलुम जोत, नौ कथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन। वही कथिक परंपरा है। देखती है और भसुर को, और अगले सप्ताह उसके घूंघट का क्या स्वरूप होता है आप जरूर ध्यान दीजिएगा मास्टर साहब। ये देखिए, ये 2 अंगुली का घूंघट है सर। ये जेठ और ससुर को देखने के लिए होता है।
बहुत पुरानी संवाहक है, इन्होंने भी इतना बड़ा उस आरे पे आपको डांस करके दिखाएंगे और वो आरा सच में बहुत ही नोकीला है और वो आपको स्टेज में इस तरीके से आपको कैसे परफॉर्म करते हैं, इनकी एनर्जी के लिए एक बार प्लीज ताली बजा दीजिए आप। की देन है, माँ गंगा की देन है। कृपा उन्हीं लोगों की है जो कि इसके धार पे नृत्य करता है। हमारे अंदर कुछ नहीं है, न कोई जादू है, न कोई मंत्र है, इन लोगों की कृपा है। तो जरा से देखें इसके धार पे डांस, कोई जादू मंत्र नहीं है, जरा से देखें। हेलो
भगत मास्टर जी कहाँ कहे थे? अरे नाही भगनी बड़ी भगती जी बात माना दरी दुआ दो ठीक है मास्टर जी, हम काले बचवा के लेके जाएगी पड़ी था। एक दो जने की जरूरत पड़ी ना। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, क्या है भाई? बहुत दूर से आवत तुम्हारी मन में आस लगाए, बचवा मोर बीमार बहुत बा, ओके ना तू बचाए। कल सुबह, अभी मेरा खेलने का टाइम है, अभी मैं जाता हूँ, कल सुबह लेके आना। डॉक्टर साहब, अरे तोहरे रहमो करम पे इधर आए हम, तोहरे रहमो करम और दीनताई पे हमरे तरस खा गया। तोरे रहमो करम पे इधर आए हम और दीनताई पे हमरे रहम खा जरा, और सात लड़कन में एक बचल हो जो, सात बचल हो समय तो मरीजों को देखूं नहीं, खेलने का मेरे अब समय हो गया, देख लूं
डॉक्टर साहब। सुन डॉक्टर के बैन हो गए, बुढ़ऊ बहुत बेचैन, परोपकार में जिंदगी जीतल नीर भर गए। संयम नियम बतावे उनके आज के जंगल में, ऐसन संस्कृति देख सहरे के मोना निकले। मेरी बातें समझने की कोशिश करो। एक ही रट लगा जब से आए हो तुम। मेरी बातें समझने की कोशिश करो। एक ही रट लगा जब से आए हो तुम। मैं हूँ पाबंद सुन लो समय का बड़ा, देख लूंगा इसे कल सुबह लाओ तुम। हो राम हो राम 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 बारी के डगरिया बुढ़ास बैले बारी के डगरिया लालन चाल बसुले गईले राम के दुआर कहाँ गईले ललना
ये हो सूत गईला का तनी केवड़िया खोला जाई देखी का हो भैया सुनला हा और समझ आई अब दर्द झेले जरा जबकि खुद पे परल तब मत जा जवन सुनली तवन बता देली राम 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 बचवा उन्हीं के लेके बचवा के लेके उन्हीं के पास गए लली खेले जात रहलन घोड़े पर किए हाथ जोड़े डॉक्टर बाबू एक नजर देख ली लेकिन हमारी बात तक नहीं सुनना है अब उन्हें समझ में आई कहीं बदे सानी नहीं हो का हुई जाके झगड़ू साहब से 2 शेर सन उधार ले आई और का अरे पहले का उधार बहुते हो और उधार दे हूँ ना दे तो ना दे घसियो कहीं गई है दिन भर में दुहियो आना का घास ना काट पाई का जा तब सुत्ता बहुते रात हो तो तू जा सुत हम अब सोचा चल कहाँ जा दूंगा कत्तो ना रे देखत है कितनी रात हो अभी बहुते रात हो चल के सुत जा अच्छा ठीक है पर उपकार का बोझ दबोल से ना अंतरे बंदी चलती बामन में नींद न आवे सुतना नहीं अभी तक कैसे उड़ गिला भगत ना सर्दी वाला कहाँ जात हुआ कहीं ना बचवा देखत है कितनी रात हो 1 बजल हुई और का सुनली डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़कवा के सांप काट ले हो जाए के जा 10,000 रुपया मिली अब 10,000 दे चाहे 10 लाख हमरे कौने काम कर बिहान दोनों प्राणी मर जाई तो के भोगे वाला के है बचवा ठीक हो मान लगी जी हाँ आज तो जन्मदिन है तुम्हारा, तो आज हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू।
सांप वगैरह रखे हो, जरा सा दिखाओ सबको, सब लोग सांप देखें। अरे ले आओ ले आओ ले आओ। अरे दिखा दो सबको, देख ले जरा सांप का कैसा खेल दिखाते हो, ले आओ। दिखाओ ना प्लीज, इतना सुंदर आराम से धीरे पकड़ के देखना बेटा, संभाल के। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी दवा का तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। पानी पिलाओ इसे, पानी जहर चढ़ता जा रहा है। अब इतनी रात को मैं कहाँ इसे लेकर के जाऊं? कुछ कीजिए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू हैं क्या? कौन है भाई? मैं बड़ा मुसीबत में हूँ, इस समय बड़ी तकलीफ में हूँ। फिर कभी आना। अभी मैं कुछ देख, बल्कि एक आध महीने तक मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, उसके बाद आना बाबा। अभी मैं, मेरे बच्चे को सांप काट लिया है। सब सुन चुकल है भैया। भैया कहाँ हुए? तनी हमके दिखा दे। भगवान बड़ा कारसाज हुए, कबो कबो तो मुर्दा में भी जान डाल देना। हमहू देख ले तनी। चलो चलो तुम भी देख लो, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। 3-4 घंटे हो चुके हैं और 1-2 आदमी को मैंने बुलाया था झाड़ फूक के लिए, वो भी थक हार के चले गए। चलो तुम भी अपनी तसल्ली के लिए देख लो। मेरे लाल, इसके सहारे छोड़ जा रहा है मुझे। उठ जा मेरे लाल। डॉक्टर साहब, अभी कुछ नहीं बिगड़ल हो। क्या? भगवान पर भरोसा रखी, ईश्वर चाहिए तो सब कुशल हुई, सब ठीक हो जाए। ठीक हो जाए? हाँ ए बाबू, तो भैया के उठा के ऐसे बैठावा। ए बेटी, तो भैया के कपारे पर एक धार से पानी गिरावा।
बेटा ठीक हो गया। अरे बूढ़े भगत तो मेरे लिए भगवान समान है। उन्हीं की कृपा से मेरा बेटा आज ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। अब कहाँ गए वो? अरे भगत अभी यही तो थे। भगत सोची थी कि उन्हें बड़ा रकम दूंगी। भगत कहाँ चले गए? भगत जरा खोजो कहाँ गए। अभी तो यहीं थे, यहीं बैठे हुए थे। कहाँ चले गए भगत? मुझे याद आ रहा है मुझे भगत का चेहरा। रात को मैं उन्हें जान पाया नहीं, पर भोरहरी में मैंने भी पहचान की। रात को मैं उन्हें जान पाया नहीं, पर भोरहरी में मैंने भी पहचान की। एक दिन साथ रोगी को लाया था वो, पर विवशता थी रोगी को देखा नहीं। मंत्र ने उसके मुझको दिया ये सबक, दीन दुखियों की सेवा करूं रात दिन। आत्मग्लानि से मेरा दिल भर गया। आत्मग्लानि से मेरा दिल भर गया। शांति मंत्र की प्रस्तुति for all of them. 2 मिनट सबको रुकिए यहीं। दूसरा, अगर किसी को सांप काट ले तो घबराइए नहीं, इसका पूरा इलाज है। और तीसरा, इस सांप किसी भी सांप काटने का जो इलाज है वो आप अगर यहाँ बनारस में है तो जरूर BHU हॉस्पिटल जाइए। और हम आपसे ये कहेंगे कि आज इस जो पूरी मंत्र नाटक था तो सांप काटना तो एक घटना घटी, लेकिन उस बूढ़े भगत का देखिए, उसके मन में कितनी बेचैनी थी कि जाके हेल्प करे। उस बूढ़े भगत के लिए एक बिग क्लैप। और डॉक्टर साहब के लिए क्लैप नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब रात में पेशेंट नहीं देखे थे। नो क्लैप फॉर हिम। लेकिन आपने एक्टिंग बहुत अच्छी सी की। सबके लिए एक बिग क्लैप। बहुत अच्छा लगा। हमारे जो कलाकार हैं उनको कुछ वो राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप गुरुजी कहाँ के? गुरुजी बैठे थे पीछे। जिनका कोई नहीं होता काशी में, उसको तिवारी जी अपने घर उठा के लेते हैं। अनाथों के नाथ हैं तिवारी जी। ये बहुत कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। 5 मिनट और हम लोग आपका समय लेंगे। जैसा कि प्रोफेसर, 2 चीज़ें इस कहानी को वर्षों से हम लोग पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं, कक्षाओं में, उसके बाहर बोलते रहे हैं, लगातार सेमिनार संगोष्ठियों में। आज इस कहानी ने भीतर तक हम सभी को बहुत प्रभावित किया है। उसकी 2 वजह है। एक, जिस तरह से इस मंच पर बूढ़े भगत की बेचैनी दिखाई दी जब उनकी पत्नी ने पूछा कहाँ जात हो, तो कहा कुछ नहीं, बस यही है। यानी उसकी जो मनुष्यता है बूढ़ा भगत की, वह चिकित्सक की मनुष्यता से कहीं बहुत ऊंची थी। जब उसको पता चला कि लड़का उनका मर जाएगा तो बदले की सारी भावना को भूल करके वह एक मनुष्यता की भावना से संचालित हुआ और वह बेचैन हो उठा। जब घर वालों ने बहुत मना किया कि कहाँ, मतलब उसकी बेचैनी में जो कलात्मकता थी उसको अष्टभुजा जी ने बड़ी ही खूबसूरती से इस मंच पर प्रस्तुत किया। एक बात तो ये,
दूसरी बात, इसकी जो नौटंकी शैली थी, उस नौटंकी शैली में जैसी लोक ग्राह्यता इस नाटक की हुई, जिसे आप कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं, जो कम्युनिकेट हो रही थी, जो संप्रेषित हो रही थी, जो लोक ग्राह्यता की तीव्रता बढ़ गई थी, वह बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तीसरी और आखिरी बात ये कि ठीक ये देखिए प्रकृति भी कैसा न्याय करती है। गंगा का तट है, संध्या का समय है, गंगा में पानी बढ़ रहा है, लहरें ले रही है, दोनों तरफ आप देखिए कि गंगा, ऐसा लगता है कि अगर स्वर्ग कुछ होता होगा तो इन्हीं लहरों में जो परावर्तित प्रकाश आ रहा है, यहाँ से इधर देखिए और इधर देखिए, लगभग जो स्वर्गीय अनुभूति होती है, यह स्वर्गीय अनुभूति का अच्छा है। ऐसे में ठीक उस समय, आप में से बहुतों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जिस समय डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सर्प काटा था, उसी समय ठीक इस घाट पर इसके अली बगल में सांप घूम रहा था। उसी समय जिसमें थोड़ा सा कोलाहल मचा था, एक अजीब संयोग है, सांप भी प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और उसने अपनी भूमिका अदा करके वह विलुप्त हो गया बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इन सब स्थितियों को लेकर के मैं हम लोग से कहना चाहता हूँ कि इस गुरुजी के साथ मेरी छोटी सी राशि को स्वीकार करें और कलाकारों के मंगल के लिए, उसके कल्याण के लिए जो भी इसका उपयोग कर सके उसके लिए स्वतंत्र। जी सर, आप और उधर खड़े, आप सर दोनों लोग इधर। सर, आप कुछ और भी देना चाहते हैं तिवारी जी? तो दीजिए, आप ये दीजिए। आप बोल दीजिए कि मैं आप बोल दे, कोई आप बोल दीजिए। जी, मैं नित्यानंद तिवारी। मुझे डॉक्टर साहब का और सबका बड़ा स्नेह मिला, मैं इसके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। और मैंने सोचा नहीं था कि हमारे डॉक्टर साहब मिश्रा जी इतना सुंदर नौटंकी, जिसको हम लोग धीरे धीरे, हम लोग बचपन में देखा करते थे, ये विधा धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। तो सबसे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब के और सबके और आप लोगों के, सारे लोगों के प्रयास से ये विधा अभी भी जीवित होती जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अष्टभुजा मिश्रा जी को कि इन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और हम सब लोग आपके साथ हैं, कभी भी हम लोग की कोई ज़रूरत पड़े इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विधा को बढ़ाएं। हर तरह से हम लोग का सहयोग आपके साथ रहेगा। मेरी छोटी सी इच्छा है, ये 2100 रुपया मैं मिश्रा जी को और इनकी टीम को अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शीघ्र ही स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं उदय प्रताप पाल भोजपुरी अध्ययन केंद्र में सीनियर रिसर्च फेलो हूँ और हमारे यहाँ की परंपरा रही है और हमारे यहाँ यह लोक जिसे सहज और स्वाभाविक माना जाता है, वह पहले ही ये जानता है और गाया जाता है किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत से पहले कि सोने का महलिया ये मैया टूटी फूटी जई हैं कि हरदम रही है ना, तुहरे पचरा के गीत कि हरदम रही है ना। आज हमारे बीच मुंशी प्रेमचंद जी नहीं हैं, लेकिन उनके रचे हुए जो कृतियां हैं, उनकी रची हुई जो उनकी कहानियां हैं, उनके जो उपन्यास हैं, उनके माध्यम से वो हमारे बीच में हैं और सदैव रहेंगे। तो ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वाक विश्वविद्यालय जी क्या आज के जो परिचर्चा है और मंथन भाग में प्रोफेसर हैं, वर्तमान में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक हैं और इस विश्वविद्यालय के मानदीन हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं और निवेदन क्यों आए और अपनी जगह हैं। और आज के मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध आलोचक और कवि आदरणीय कमलेश बरवाएं और जगह लें। इसी क्रम में मैं इलाहाबाद से पधारे हुए डॉक्टर अमरजीत राम को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएँ और जगह लें। डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा सर को आमंत्रित करता हूं जो हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर विंध्याचल यादव। और समय बिल्कुल मेरे पास कम है, तो एक पंक्ति जो मैं अक्सर सुनाता हूँ कि जहाँ का धरती बम भोला के दासी रे दासी, रात दिन डमरू बाजे लाऊ हम और काशी रे काशी।
हैं। तो इसी क्रम में अतिथियों के स्वागत हेतु मैं इस अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वाक विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय और समाजसेवी और वो भी पवित्र क्षेमेश्वर घाट पर जब हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में याद करने आए हैं जिनको पूरी दुनिया, पूरा समाज लेखनी के अनमोल सिपाही की तरह याद करता है। सबसे पहले हमारे गुरुवर, इस विश्वविद्यालय के मानद डीन और भोजपुरी केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला सर, जो आज अध्यक्षीय पद, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विंध्याचल यादव जी, प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा जी, डॉक्टर कमलेश जी और यहाँ आए हुए तमाम शोधार्थी, शोध छात्र और इस घाट के कस्टोडियन के रूप में एक बार जोरदार ताली आप लोग हमारे लिए बजाइए। धनावती देवी जी, जो मात्र एक मात्र शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अपने परिवार, अपने घर, नाव और माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हुए पूरे घाट को अगर आप देखें तो सुसज्जित रूप से रखती हैं और देव दीपावली के समय इस घाट का एक अनोखा रूप रहता है। तो हमारे काशी घाट वाक विश्वविद्यालय के जो 84 एक घाट हैं, जिसको हम लोग पश्चिमी परिसर कहते हैं, हम लोग की चैंपियन लीडर धनावती देवी जी हैं। आज इस क्रम में आज एक और महान शख्सियत यहाँ मौजूद है जो आज यह है। हम लोग के अनुरोध पर अष्टभुजा मिश्रा जी ने मात्र एक दिन में ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है, हम नाटक करेंगे, नौटंकी आज होगी। और मंत्र की नौटंकी, मुझे नहीं पता था कि मंत्र, तो मैंने कभी न देखा है न सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भी तमाम समाज सेवी यहाँ आए हुए हैं, हमारे वरिष्ठ घाट वॉकर्स हैं और अमित जी हैं, शिव जी हैं, और भी घाट वॉकर्स आने वाले हैं। और इस पूरे प्रोग्राम का जो कंसेप्ट रहता है, एक जो पिलर रहते हैं, वो अवनिंद्र अमन, कुबेर जी, अविनाश पांडे जी, प्रिंस जी और शैलेश जी आए नहीं हैं, आ रहे होंगे, और हमारे अरविंद जी और तमाम हमारे सहयोगी साथी और जो हमारे नाविक बंधु लोग हैं, तो सबका मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम में, प्रेमचंद जी अपने लेखों में, अपने निबंधों में और अपने तमाम प्लेज में लिखते रहे, वो समाज के अंतिम कड़ी को सबसे शीर्ष की कड़ी से जोड़ते थे। तो जैसे घाट पर सबसे नीचे का जो सीढ़ी है, उससे कोई धागा अगर सबसे ऊंची तरफ जोड़ दे तो उसी का नाम प्रेमचंद है। और ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए वो छोटा होगा, हम लोग उसके लिए बहुत छोटे हैं। शायद प्रोफेसर शिव शुक्ला जी और हमारे जो वरिष्ठ वक्ता जी लोग हैं, ये लोग कुछ कह पावे, लेकिन मैं तो कहीं नहीं हूँ। मैं केवल ये, मुझे याद आता है कि कैसे ईदगाह में हामिद ने अपने दादी के लिए एक पैसे का चिमटा, मतलब उसने ना टॉफ़ी खरीदी, ना अपना चॉकलेट खरीदा, ना उसने वो मिठाई खरीदी, लेकिन प्रेमचंद जी ने दिखाया कि दादी के हाथ कैसे उसके जल रहे हैं, इसलिए उससे चिमटा खरीद के ले आया। तो वो चिमटा नहीं था, वो एक बंधन है समाज के सबसे नीचे पड़े एक व्यक्ति को, समाज के जो सबसे सोचते हैं हम सबसे ऊपर बैठे हैं,
लेकिन समाज में ना कोई ऊपर बैठा ना नीचे बैठा है। जब बनारस के घाट पर आइए तो बगल में महाशमशान ये बताता है कि अंतिम पड़ाव बगल में है। तो कोई अपने आप को बहुत बड़ा न माने, चाहे वो कितना ऊंचा पद का हो। तो समाज के जो लोग सोचते हैं कि ये छोटे पद के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही एक दिन आपके शरीर को उसी चिता को समर्पित करेंगे जिसको बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद देते हैं। जब हम केवट की बात करते हैं तो देखिए, केवट ही वो है जो इस धार में हम लोग को बैठा करके यहाँ तक ले आए, जो हम लोग को मझधार पार कराते हैं। तो यही काशी घाट विश्वविद्यालय का एक स्वरूप है जिसको हम सब अपने हृदय में बसाते हैं। तो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस बारे में बोलने के लिए। मैं सादर नमन करते हुए बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ कि सभी कार्यक्रम सफल हो। हर हर महादेव। धन्यवाद सर। सर ने जो वक्तव्य दिया, और मैं काकी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा आपने किया है। आज के परिचर्चा की प्रेमचंद के बात हो तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो आज के परिचर्चा का समय है हमारा समाज और प्रेमचंद और मंत्र कहानी। इस कोरो मैं सैल्यूट करता हूं सर को, कहा नहीं जाता है। अब चीज़ें समझ में आई कि अब जो पहले कहते थे कि डाकू आते थे और लूट लेते थे, अब वो चीज़ें बहुत सारी देखने को मिली। तो सर की पोस्ट पर उपलब्ध है डॉक्टर अमरजीत राम जो ईश्वर पीजी कॉलेज में है। मैं उनसे चाहूँगा कि इस प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पूर्व संध्या पर यह आयोजन रखा गया है, और यह जो है कि अंतर्राष्ट्रीय घाट वाग विश्वविद्यालय का पहला आयोजन है। और इस आयोजन की सूचना जैसे ही मैं फेसबुक पर देखा, मैं बेचैन हो गया और मुझसे रहा नहीं गया। सच बताऊं कि मेरी कई ऑनलाइन क्लासें आज थी, ऑनलाइन ई कक्षाएँ थी, लेकिन मैं सबको निरस्त किया और मैं बस पकड़ा और मैं उपस्थित हुआ हूँ। वो ये कि प्रेमचंद जयंती का जो ये समारोह है और अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाग विश्वविद्यालय के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, यह कार्यक्रम इतिहास में कहीं न कहीं दर्ज होगा और मैं छूट जाऊंगा। इससे मोहित होकर के मैं आया। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, और एक आकर्षण का कारण यह भी है कि जिसके कड़कड़ में है पारस, वह शहर है बनारस। मैं आज प्रेमचंद जयंती के पूर्व संध्या पर वक्ता के रूप में तो नहीं, लेकिन घाटवाकर के रूप में उपस्थित हूँ। तो मैं एक दो शब्द ये कहूँगा कि प्रेमचंद जो आज का विषय है, प्रेमचंद और हमारा समाज, जो आज का ये विषय है, वह कहीं न कहीं प्रेमचंद जिस समय यह लिख रहे होते हैं, वह पूरी यथार्थ परक चीज़ें आज के युग में भी वह देख रहे हैं। वह दलितों की, वह स्त्रियों की, वह मजदूरों की, वह किसानों की, सबकी आवाज़ उनकी रचनाओं में कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे वह उपन्यास गोदान हो, चाहे उनकी कहानी कफन हो, चाहे ठाकुर का कुआं हो, चाहे दूध का दाम हो, ये तमाम रचनाओं में कहीं न कहीं मुंशी प्रेमचंद बड़े नीचे स्तर तक जा करके इन गरीबों मजदूरों की पीड़ा को उजागर करने का प्रयास किए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रेमचंद की रचनाओं में इन गरीब मजदूरों, किसानों, लाचारों की पीड़ित आत्माओं की आवाज़ है। तो आइए आज हम अपने कई वरिष्ठ वक्ता और जो है कि युवा वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनको सुनेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को नई नई सुनने के लिए मिलेगी। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सब पुनः प्रणाम, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक
प्राध्यापक हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और सर हमें प्रेमचंद और आपके समाज से परिचित करवाएं। आदरणीय मंच, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए साथी, सभी का मैं आज इस प्रेमचंद जयंती के पर, ये प्रेमचंद जयंती ये बड़ा दुर्लभ है कि पहली बार संभवतः हम लोग घाट पर प्रेमचंद जयंती मना रहे हों। ये एक बहुत ही दुर्लभ क्षण है और उसमें डॉक्टर विजयनाथ मिश्र सर और श्री प्रकाश शुक्ल सर या उनसे संबंधित जो पूरी टीम है, उन सब ये सभी लोग इस तरह के आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। और मानसरोवर कहने में ही वो जो सरोवर है, तो प्रेमचंद पर जितना बोला जाए उस सरोवर से कुछ ही बूंद आप चुन पाएंगे। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत ज़्यादा कहने की बात नहीं है। प्रेमचंद को जिन संदर्भों में मैं यहाँ आप सबके साथ याद करना चाहूँगा, उनमें एक दो बातें बस मैं कहना चाहता हूँ। जैसे हिंदी के ही एक बड़े साहित्यकार, मध्य प्रदेश के बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक निबंध लिखा, प्रेमचंद के फटे जूते। उस निबंध में प्रेमचंद एक तस्वीर में है और उनके जूते फटे हुए हैं। उस फटे हुए जूतों से प्रेमचंद का अंगूठा बाहर झांक रहा है। अब परसाई जी ने लिखा है कि ये प्रेमचंद के जूते कैसे फट गए, चलते चलते फट गए हैं या गरीबी के मारे फटे जूते उन्होंने पहन रखे हैं। इन दोनों बातों को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेमचंद के जूते दरअसल आगे से इसलिए फटे हुए हैं क्योंकि जैसे लगता है कि उन्होंने किसी कठोर जब्दी हुई रूढ़िग्रस्त वस्तु पर लगातार प्रहार किया, ऐसे ठोकरियाया हो। और आप जानते हैं जब ठोकर कोई मारता है तो अंगूठे की तरफ से जूता फटेगा। और ध्यान रखने की बात है कि वे पैरों से ठोकर मारते हैं, माने जो वो जब्दी हुई मनोवृत्ति या जब्दी हुई वस्तु है, समाज की वो रूढ़िवादी परंपरा और मनोवृत्ति है, उसके पर प्रेमचंद के मन में घृणा है, इसलिए वो पैरों से उसको ठोकर मारते हैं। घृणा पर व्यवस्थित ढंग से उन्होंने निबंध भी लिखा है प्रेमचंद ने कि घृणा कितनी रचनात्मक हो सकती। साहित्य, जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान, जो साथी जो है हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं वे उसे पढ़ भी सकते हैं। और खासतौर 1932 के आसपास ये निबंध उन्होंने लिखा, जब सदगति जैसी कहानी प्रेमचंद ने लिखी जिसमें दुखी चमार और घासीराम, पंडित घासीराम का जो भीषण और बहुत ही अमानवीय यातनापूर्ण जो शोषण जो ढाते हैं, जो कहर जो है बड़ व्यवस्था और शोषण का दुखी के ऊपर उठाते हैं और दुखी मर जाता है, उसकी लाश को वो फंदे में खींच करके ले जाकर खेत में फेंक देते हैं जहाँ कौवे चील वगैरह उसके साथ खाते। वो जो निर्मम कहानी, उसके बाद प्रेमचंद के ऊपर ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा के प्रचारक का आरोप लगता है। उस आरोप के जवाब में वो निबंध जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ प्रेमचंद ने लिखा था। और ये वो दौर है प्रेम साहित्य में। मैं ये अक्सर उनकी कहानियाँ और उपन्यास वगैरह पढ़ते हुए पाता हूँ। सर, चाहे वो मलबे का मालिक हो, चाहे वो मंत्र जिसका अभी वो होना है मंचन, या कफन जैसी कहानी भी, वहाँ भी प्रेमचंद जो है उनकी गरीबी का बहुत घनघोर चित्रण। बस घर में दो कच्चे बर्तन हैं, फटे चिथड़ों में वो किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति सदगति के दुखी के यहाँ, मुस्किरात के जो है हल्कू के यहाँ, हर जगह आप पाएंगे। तो गरीबी पर जो बहुत जोर है प्रेमचंद, जो मानवीय संवेदना है उसको अपने लेखन में, अपनी कहानियों में, अपने निबंध में, अपने वैसीर नहीं उठती है। तो प्रेमचंद उस भूख को, क्षुधा की भूख को अपने वैचारिकी में, अपने साहित्य में, अपने चिंतन में वो रखते हैं। इसी बड़ा सुखद संयोग है कि प्रेमचंद ने जितनी सादगी से अपने जीवन को व्यतीत किया और जितनी सादगी से उन्होंने अपना लेखन कार्य किया, उतनी ही सादगी से आज इस घाट पर प्रेमचंद जयंती का आयोजन किया गया है। आज जब इस जयंती में मैं आया, आते ही मुझे अमृत राय का वह संस्मरण याद आया जिसको उन्होंने जीवन जिनके साथ
जिनके साथ जीवन जिया करके उनकी एक पुस्तक है, कुछ शीर्षक गड़बड़ा रहा हूँ, उसमें उस संस्मरण में अमृत राय ने जो सबसे ज़्यादा बल दिया था प्रेमचंद के जीवन और साहित्य को लेकर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उनके साहित्य और जीवन की सादगी का। हम आम तौर पर जब इस तरह की जयंतियां मनाते हैं तो आडंबर बहुत ज़्यादा करते हैं। सादगी से कबीर ने जिन चीज़ों को कहा, प्रेमचंद ने जिन चीज़ों को कहा, हम उसको इतना महिमा मंडित करके और इतने गौरवपूर्ण और इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि कहीं न कहीं उनकी जो मूल चीज़ें होती हैं वह छिप जाती हैं, और जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए वह रचनाकार जीवन भर संघर्ष करता रह जाता है, हम स्वयं उसको कई बार, खासकर अकादमिक आयोजन जितने होते हैं उसमें वो चीज़ें दूर होती चली जाती है। इसलिए इस आयोजन से जुड़े सारे लोगों का मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रेमचंद की रचना और उनके जीवन के अनुरूप उनकी जयंती को मनाने का संकल्प लिया, और हम सब आज यहाँ इकट्ठा हैं बिना किसी लाग लपेट के अपनी बातों को संक्षेप में रखने के लिए मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। समय बहुत कम है हमारे बीच। आदरणीय डॉक्टर कमलेश वर्मा जी उपस्थित हैं, उनको अपनी बातें रखनी है। गुरुवर डॉक्टर श्री प्रकाश शुक्ल सर बैठे हुए हैं, उनको अपनी बात रखनी है। 2-3 बातों की तरफ इशारा करके भाई विंध्याचल यादव जी ने विस्तार से सारी चीज़ों को कह दिया है। 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए 2 कहानियों का संभवतः जिक्र करूं मैं आपके समक्ष, और उसके माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा कि प्रेम इतनी दूर की चीज़ों को अपने समय में रहकर देख रहे थे, इसका अंदाजा हमको इस कहानी में मिलता है। जब आप उस कहानी को आपने देखा होगा कि सुभागी एक ऐसी सुभागी कहानी में वो उस विषय को उठाते हैं कि सबसे बड़ी कोशिश, सबसे सफल कोशिश हमारी यही हो सकती है कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर प्रेमचंद ने लिखा कलम, आज भी हमारे लिए वो उतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि पिता के कायर वह कौन था, लड़का या लड़की। एक बात और, मैं चीजें तो बहुत कुछ कहने की थी लेकिन मैं उस रूप में नहीं ले जाऊं। दयालु गुरु जी, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी, विंध्याचल जी, महेंद्र जी, अमरजीत जी, उदय जी, तिवारी जी, और अष्टभुजा जी, जिनका कोई नहीं कह रहा यह सब। एक कार्यक्रम हुआ था डोमराज जी को लेकर, यह कोई छोटा कदम नहीं है, और आप सब लोग देख रहे हैं कि श्री प्रकाश जी हैं, मिश्र जी हैं, ब्राह्मण व्यक्तियों के द्वारा उठाया गया यह कदम रेखांकित करने के लायक है। अभी जितना धनावती देवी जी को आपने रिस्पेक्ट दिया, मैंने देखा, और वह भी आपसे बहुत लगाव महसूस करती हैं। प्रेमचंद ऐसा ही समाज चाहते हैं, इसलिए प्रेमचंद ने अपने ज़माने में अपने समाज के उन तमाम प्रसंगों को उठाया जहां इंसाफ की जरूरत थी, और सब कुछ लिखने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी है, गैर बराबरी है, उसके खिलाफ आलोचना का ध्यान कम रखिए और प्रेमचंद का ध्यान ज़्यादा रखिए। क्योंकि प्रेमचंद की रचनाओं में जितने शेड्स हैं समाज के, प्रेमचंद पर लिखी हुई आलोचनाओं में उतने शेड्स नहीं हैं। जैसे हमने एक बना ली है धारणा कि प्रेमचंद
ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और करते करते हम उन्हें ब्राह्मण के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। यह हमारी भूल है। आप सोचिए कि कोई भी बड़ा रचनाकार किसी प्रेमचंद के कहानियों के उस पात्र की तरह हैं जिसके बारे में धागे की कह रहा था कि सबसे नीचे स्थान से लेकर सबसे ऊंचे स्थान को जोड़ने वाला कोई व्यक्ति है। घाटों के मतलब ऐसे हीरो जिनको गली मोहल्ला घाट का पत्थर, घाट के नाव चलाने वाले, डोम, पंडित, यहाँ के रहने वाले हम सब प्रेम से जब दयालु गुरु कहते हैं तो केवल दयालु गुरु नहीं कहते हैं, एक ये कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी पूरे घाटों के लोगों को अपना परिवार मान के करता है। ऐसे महान इंसान जो जमीन से जुड़ा है और जमीन से जुड़ने के बावजूद भी जिसमें एक लेश मात्र का भी अभिमान नहीं है। और मैं ऐसे अपने भाई, अपने वरिष्ठ घाटवाकर, हम सब के शान और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्तर के सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति श्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी का मैं इसीलिए चाहूँ कि 2 शब्द में बोल दूँ, क्योंकि कई बार इनके बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाता है। और जब सर ने कहा कि क्रम में हम लोग तो रोज शामिल होते हैं, हमारे परम श्रद्धे श्री प्रकाश शुक्ल जी, डॉक्टर विजयनाथ मिश्र जी, वक्तागण कमलेश वर्मा जी, विंध्याचल यादव जी, महेंद्र कुशवाहा जी, जितने भी घाट बाकर भाई बहन, माता जो हम लोग की हैं धनवती देवी जी, इस घाट से जुड़े तमाम नौजवान साथियों, दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम, हमको लगता है कि यहाँ छात्र छात्राएं बहनें भी हैं। देखिए, ये काशी नगरी ऐसी है, दुनिया की सबसे छोटी नगरी लेकिन सबसे प्राचीन जिंदा नगरी। इतिहास छोटा पड़ जाता है, कोई 4000 साल कहता है, कोई 3000 साल कहता है। एक नई जगह खुदाई होती है तो 1000 साल और बढ़ जाता है। कुछ भी कोई नहीं कह पाता। कुछ कहने के पहले की है, कुछ सुनने के पहले की है और कुछ देखने के पहले की है। पुराणों में वर्णित है, एक एक मोहल्ला एक एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग जिस इलाके में बैठे हैं ये पूरा दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है ये इलाका। एक डॉक्टर साहब ने एक शुरुआत किया, कभी अकेले चले थे तो नहीं लगता था कि कोई व्यक्ति काशी के इन सब 85, 84, 80 घाटों को अपने पैरों से नापेगा। एकदम अकल्पनीय बात थी। कभी कोई बहुत मजबूरी में कोई चला हो तो अलग बात है। पंचकोसी भी शुरू होती है तो आदिकेशव से लोग आते हैं और मणिकर्णिका से ऊपर सीढ़ी चढ़ के या 80 तक निकल जाते हैं। दयाशंकर मिश्र जी ऑक्सीजन फेरी वाला के नाम से पूरे कोरोना काल में ख्यात विजयनाथ मिश्र जी, मित्र कमलेश वर्मा, आज के वक्ता के रूप में हमारे बीच डॉक्टर विंध्याचल यादव और महेंद्र कुशवाहा और डॉक्टर अमरजीत राम जैसे सुचिंतित और सुपठित लोग, और यहाँ प्रेमी जन। और हमारे लिए निश्चित रूप से यह अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है कि अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाद विश्वविद्यालय, जिसके कि 1000 दिन और 3 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, हो चुका है, वह प्रेमचंद की 141वीं जयंती से सीधे अकादमिक जगत में भी प्रवेश कर रहा है। अभी तक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यह विश्वविद्यालय लगातार सक्रिय रहा। यहाँ से विचार और साहित्य की दुनिया में भी प्रवेश कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग रहा तो आने वाले दिनों में बनारस के
जो बौद्धिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक नायक हैं, उनकी स्मृति में कुछ बड़े आयोजन आगे आने वाले दिनों में भी किए जाएंगे। को खुद ही समझते हुए साहित्य के उन्नयन और समाज के बौद्धिक संवर्धन के लिए लगातार तत्पर थे और कार्य कर रहे थे। तो प्रेमचंद की जो विरासत है उसमें सांस्कृतिक जड़ताओं के प्रति खुलेआम विंध्याचल यादव, महेंद्र कुशवाहा, दयाशंकर मिश्र के साथ साथ अमरजीत। यही असली आशीर्वाद मिला। प्रेमचंद जी अमर रहे, प्रेमचंद जी अमर रहे, हर